साहब, एक मसला ये देखने को आया है कि खासतौर पर उत्तराखंड में बर्फबारी बहुत हो रही है। आप भी महसूस कर रहे होंगे, देख रहे होंगे। तो जो पहाड़ी इलाके हैं जो बहुत ऊपर हैं, क्या आपको लगता है कि इन सब चीज़ों पर विचार नहीं हो पाया आयोग में और बहुत जल्दबाजी में तिथियां घोषित हो गई? देखिए, तिथियां घोषित करने से पहले हम बहुत होमवर्क करते हैं, बहुत सारे फैक्टर देखने होते हैं। एक तो ये याद रखिए कि उत्तराखंड में अकेले में तो चुनाव नहीं है, 5 स्टेट में हमें टोटल पिक्चर देखनी पड़ती है। फिर हमें टोटल सिक्योरिटी का एनवायरनमेंट वो देखनी है। बाकी हमारी स्टैंडर्ड चीज़ें हैं कि एग्जामिनेशन का महीने ना हो, एग्रीकल्चर का सीजन, सोइंग या हार्वेस्टिंग का सीजन ना हो, रिलीजियस फेस्टिवल ना हो, सोशल फेस्टिवल ना हो, लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन वगैरह वगैरह बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। फिर उसके मुताबिक हमने डेट फिक्स की। हमारी कोशिश ये थी कि यूपी में जब हम जाएँ तो सारी फोर्सेज, क्योंकि यूपी में फोर्स बहुत चाहिए और जितनी फोर्स हमको मिली है उसका इस्तेमाल करने के लिए हमको 7 फेज में कर रहे हैं, तब हम उसको एडजस्ट कर पा रहे हैं। इसलिए ये कोशिश थी कि बाकी के सारी स्टेट के इलेक्शन पहले खत्म कर देते हैं। 5 साल पहले आपको याद होगा कि पहले 4 स्टेट इसी तरह थी, उनको पहले फरवरी में खत्म किया ताकि यूपी को अब अलग करने का उस वक्त फैसला किया गया था, ताकि पूरी कंसंट्रेशन से वहां पे करें। लेकिन उस वक्त प्रॉब्लम यह है कि अप्रैल मई में बड़ी गर्मी, इतने 80,000 के करीब हमारे जब सिपाही जाते हैं उनको स्टे करना, उनके पंखे नहीं, पानी नहीं, बिजली नहीं, लोग वोटर शिकायत करते हैं, कितनों को डिहाइड्रेशन होता था। हम पोलिंग स्टेशन पे ORS पैकेट तक रखते थे। तो अप्रैल मई का बहुत ज्यादा गर्मी में वोटिंग परसेंटेज खराब होती है। दूसरा ये कि इस वक्त की जो डेट के बारे में हम बेकार की चर्चा हुई थी कि क्या डेट के पीछे वो कर दिया। सीधी सी बात है, बड़े कॉमन सेंस की बात है कि मीडिया ने भी और लोगों ने भी एनालिसिस ही नहीं किया। जो हमने किया है बिल्कुल ऑटोमेटिकली यही होना था। वो इसलिए कि जी कि जब हम कई स्टेट एक साथ इलेक्शन में जाती हैं, हम उनको क्लब करते, बंच करते। अब जब बंच करेंगे तो उनकी डेट नॉर्मली इंडिविजुअली तो अलग अलग हैं, लेकिन बंच करेंगे तो हमें सबसे पहली डेट जो है उससे पहले इसको करना ही होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है। इस पर्टिकुलर केस में सबसे पहले 12 मार्च से पहले हमने उत्तराखंड की असेंबली देनी तैयार करके। 13 मार्च को बनता है पंजाब, 14 को मणिपुर, यूपी बनता था 20 मई और गोवा कोई 10-12 जून है। तो लेकिन जब बंच हो गया तो हमारी अर्लीस्ट डेट है 10 मार्च, 12 मार्च। उसके आगे तो हम एक दिन जा ही नहीं सकते, कॉन्स्टिट्यूशनल रिक्वायरमेंट है। दूसरी चीज, मार्च के महीने में हम कभी भी इलेक्शन नहीं करते, क्योंकि हमारे सारे स्कूल हमारे पोलिंग स्टेशन बनते हैं। हमारे पोलिंग स्टेशन स्कूल आयोग इस बात की संभावना पर कोई विचार कर रहा है कि उत्तराखंड में उत्तराखंड की बता रहा हूँ, उत्तराखंड में हमने बहुत ही विचार किया कि इसकी सर्दी और बारिश और का क्या होगा। हमने पिछले कई सालों की जब फिगर्स ली तो हमने पाया कि जनवरी में बर्फ भी कम है और बारिश भी कम है, और फरवरी में 8 गुना 10 गुना बारिश और बर्फ की प्रीवियस हिस्ट्री। फिर हमने कहा कि अगर जिस वक्त आएगा हम देखेंगे, अगर उस वक्त बर्फबारी होती है तो हमें उसको रीएडजस्ट करने के लिए, रीशेड्यूल करने के टाइम होगा। हम अगर मार्च में कर रहे होते तो हमें तो 11 मार्च से पहले आपको असेंबली करके देनी है। 11 मार्च से पहले अगर करें, हम अगर 2 मार्च 3 मार्च को करते तो और रीशेड्यूलमेंट की जरूरत पड़ती तो बड़ा टाइट हो जाता, वक्त नहीं होता। फिर हमने जब इसके बर्फबारी के एग्जैक्ट फिगर देख ली कि जनवरी में तो हिस्टोरिकली बहुत कम होता है, तो फिर किसको शिकायत। फिर भी हमने रिसेंटली भी अभी कल ही हमारी CEO से हमने कहा था राइटिंग में भेजो पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह से बातचीत करके। हमारा ओपन माइंड था, हमारे उसमें हमने कंटिजेंसी प्लान बनाया था कि 11,000 के करीब बूथ हैं, उसमें से सिर्फ 482 बूथ थे जहां बर्फबारी से प्रभावित होंगे। हमने उनका सारे DM ने उनका कंटिजेंसी प्लान बनाया था, अगर बर्फबारी होगी तो हम क्या करेंगे। इजीएस्ट चीज है कि हम उन डेट्स को रीशेड्यूल कर देंगे। वो था हम तो अभी भी कुछ कॉन्स्टिट्यूएंसी 14 कॉन्स्टिट्यूएंसी बनती हैं जो जिनमें ये 482 समस्या है। हम उसको, हमें डिमांड की गई कि आप उसका फेज दूसरा कर दें, हम उसके लिए मेंटली तैयार थे। कल का CEO ने हमको फिर कल ही एक पत्र लिखा जिसमें उन्होंने बताया कि सारे पॉलिटिकल पार्टीज वगैरह से उन्होंने बात करके और लोगों से बात करके कि अब मोमेंटम चल पड़ा है कि साहब आप इस मोमेंटम को न तोड़िए, वो उचित नहीं होगा। अब उत्तर प्रदेश को लेकर भी कुरैशी साहब एक तिथि आगे बढ़ाई गई, तो क्या इस चीज को
इसको भी जब तिथियां निर्धारित की जा रही थी तो ये नहीं देखा गया कि इसके आसपास हमारा वफात जैसी चीज भी पड़ सकती है? नहीं, ये तो बिल्कुल देखा गया था, 12 वफात सबको मालूम था, और ये कि चांद एक दिन आगे पीछे ये मालूम था। लेकिन जो चीजें नहीं मालूम थी या जो बाद में सामने आई कि जब हमने यूपी जाके हमने सारे डीएम्स एंड एसपीज और डीआईजीज और कमिश्नर वगैरह से मीटिंग की, उन सब ने यूनानिमसली ये कहा कि साहब ये सिर्फ इस फेज की बात नहीं है, पूरे उत्तर प्रदेश से हमें फोर्सेज इन जिलों में भेजनी पड़ती हैं, तो हमारे सारे फेजेस पे उसका प्रभाव पड़ेगा। सेकेंडली जो फोर्सेज आएंगी वो मणिपुर से आनी है, पंजाब से आनी है। मणिपुर से फोर्स को लाना, क्योंकि मणिपुर की कनेक्टिविटी वैसे ही कमजोर है, वहां से फोर्सेज को लाना कि टाइमली पहुंचेगी नहीं पहुंचेगी, तो इसी फर्स्ट फेज में जो वल्नरेबल है, जहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम संवेदनशील एरिया है, वहां पे अगर हमारी फोर्स ना पहुंच पाए तो प्रॉब्लम होती है। तो इसलिए इस किस्म की जब और फिर बाद में जो बर्फबारी हुई, बर्फ की वजह से कश्मीर से जो फोर्सेस थी वो वहां पे हेल्ड अप हो गई, उनकी मूवमेंट रुक गई। तो इन हालात में हम जरूरत पड़ती है तो हम रिशेड्यूल करते हैं। आपने सुरक्षा बलों की बात की, सामान्य तौर पर इस तरीके की कंप्लेंट्स रही हैं कि आयोग की जो बंदूकें हैं वो बहुत लोगों को डरा रही हैं मतदान के लिए। पहले दूसरों की बंदूकें डराती थी, अब आयोग ने इस तरह से बंदोबस्त कर दिया है कि मतदाताओं में थोड़ा देखिए ये मैं बता दूं, ये प्रचार वो लोग करते हैं जो अपनी बंदूकें से लोगों को डराते थे। हमारी बंदूक से लोगों को सेफ्टी महसूस होती है। वो डरते थे उन लोगों की गुंडों की बंदूकों से। हमारी बंदूकें आती हैं उस गुंडागर्दी को रोकने के लिए। हमारी बंदूक को तो देख के लोगों में कॉन्फिडेंस आता है, बल्कि डिमांड होती है कि साहब ये आएंगी, एक फ्लैग मार्च की जाए कि लोगों को लगे कि जी अब बाहर से फोर्स आ गई है, अब कोई गड़बड़ नहीं कर सकेगा। तो ये प्रचार कि उनकी बंदूक को देकर लोग डरते हैं, उनकी बंदूक से डरते हैं। हमारी बंदूक के ज़ेरे साया उनको सिक्योरिटी महसूस होती है। दूसरा एक महत्वपूर्ण मसला है कि मैंने देखा है कि हजारों मामले मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट के वायलेशन के उत्तर प्रदेश में दर्ज हो चुके हैं। बड़ी तादाद में प्रत्याशी इसका वायलेशन कर रहे हैं। तमाम मामले इंटेंशनल होते हैं, तमाम गैर जानकारी में भी होते हैं। तो क्या ऐसी भी कोई कैंपेन करने की आपकी अब योजना है, इतना बड़ा फिगर आने के बाद, कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट का वायलेशन कम से कम हो? ठीक है, मैंने जैसे पहले कहा कि हमारी कोशिश ये होती है कि कैंडिडेट्स और पार्टीज को हम पहले से एजुकेट करें कि भाई देखिए फला काम करोगे तो वो उल्लंघना मानी जाएगी, ताकि नादानी में तो उल्लंघना न हो। और जो जानबूझ के करेगा तो बस उसकी फिर सजा भी पाएगा। FIR दर्ज होगी और जो इनके ऐसे गले की हड्डी बनेगी कि साल उनको पीछा करेगी। तो जो जानबूझ के वायलेशन करेगा वो तो बड़ा रिस्क ले रहा है। तो ये इस वक्त लाखों दर्शक ये कार्यक्रम देख रहे हैं, तमाम प्रत्याशी भी देख रहे हैं, मतदाता भी देख रहे हैं, ब्यूरोक्रेट भी देख रहे हैं, वो लोग भी देख रहे हैं जो चुनाव प्रक्रिया संपन्न करा रहे हैं। तो उनके लिए आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? ये मेरा आखिरी प्रश्न। मेरे बस ये लोगों से निवेदन है कि डेमोक्रेसी बहुत बड़ी गिफ्ट है आपको कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेमर्स ने जो हम सबको दिया है, और उसका हमें इस्तेमाल करना चाहिए और इलेक्शन प्रोसेस में बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए और ईमानदारी से वोटिंग हो, इस पर खासतौर से ध्यान रखें। किसी किस्म की लालच में वोट न दें, किसी के थ्रेट से प्रभावित न हो, फियरलेसली वोट दें और ईमानदारी से वोट दें और अच्छे कैंडिडेट चुनें, ईमानदार कैंडिडेट चुनें। ये हमारी अपील है। बहुत बहुत शुक्रिया कुरैशी साहब, ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड से बातचीत करने के लिए। चुनाव प्रक्रिया के दौरान हम पुनः कोशिश करेंगे कि आपका समय ETV उत्तर प्रदेश उत्तराखंड को मिले, ताकि लाखों जो हमारे दर्शक हैं और उत्तर प्रदेश उत्तराखंड के जो लोग हैं उन तक चुनाव आयोग की बात पहुंच जाए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। बहुत शुक्रिया। मेरी भी कोशिश होगी कि आपके चैनल के माध्यम से लोगों तक हम अपना पैगाम पहुंचा सकें।